बजट शब्द हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या देश की बजट के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं? आखिर आम बजट का महत्व क्या है और ये कैसे पेश किया जाता है? इस वीडियो में हम बजट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, ताकि जब वित्त मंत्री बजट पेश करें तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आए। आने वाले सालों के लिए कमाई और खर्चे की योजना बजट कहलाती है। देश के बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है, और इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। घर का बजट भले ही घर वाले संभाल लेते हैं, लेकिन देश का बजट संभालने के लिए पूरा वित्त विभाग होता है। कई महीनों के मेहनत के बाद वो बजट तैयार करता है। इतनी व्यापक तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास कमाई के कई स्रोत हैं और खर्च के सैकड़ों रास्ते। जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की डिमांड है। कोई टैक्स कम करना चाहता है, कोई ज़्यादा सब्सिडी चाहता है। सबकी अपेक्षाओं का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है। बजट की ज़रूरत, इस सारी कवायद की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा जा सके, क्योंकि अगर आमदनी और खर्च की कोई योजना नहीं होगी तो संभव है कि खर्चे आमदनी के मुकाबले ज़्यादा भी हो जाए। ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था ठप होने के कगार पर जा सकती है। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार हर फाइनेंशियल ईयर के पहले जनरल बजट पेश करती है। 2017 के पहले यह फरवरी के अंत में पेश होता था, लेकिन वर्ष 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अब चूंकि यह केंद्र सरकार का बजट होता है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल एक्सपेंसेस का लेखा जोखा यानी एस्टिमेशन होता है। किसी भी सरकार को आमदनी मुख्य रूप से करों के माध्यम से होती है। ये टैक्सेस सरकार 2 तरीकों से हासिल करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वे होते हैं जिन्हें सरकार सीधे अपनी कमाई से काट लेती है या हासिल कर लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टीडीएस वगैरह। अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिन्हें सरकार अपने खर्चों के माध्यम से वसूल लेती है। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी। करों से जो संभावित आमदनी होती है उसी के हिसाब से साल भर के खर्चों का खाका तैयार किया जाता है। आर्थिक उद्देश्यों के अलावा टैक्स सोशल और पॉलिटिकल स्थितियों को भी प्रभावित करने वाले होते हैं, इसलिए इनका निर्धारण बड़ी सूझबूझ और दूरगामी उद्देश्यों के साथ किया जाता है। यही कारण है कि बजट में सरकार इनकम टैक्स रेट की रिव्यू करती है। जरूरत हुई तो इनकम टैक्स स्लैब्स और टैक्स एग्जेम्पशंस में बदलाव भी करती है। यही कारण है कि उद्यमियों, व्यापारियों, राजनीतिक संगठनों के अलावा सामान्य जनता में भी बजट को लेकर काफ़ी उत्सुकता रहती है। भारत में इनकम टैक्स लोगों की आमदनी के स्तर के अनुसार तय किया जाता है। एक निर्धारित सीमा तक आमदनी वाले लोगों को टैक्स फ्री रखा जाता है। उस सीमा के बाद जैसे जैसे लोगों की आमदनी का स्तर ऊंचा होता है, वैसे वैसे उन पर टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। इसलिए इनकम टैक्स स्लैब्स निर्धारित किए जाते हैं। ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार और उन पर लगने वाले टैक्स अब जीएसटी के हिस्से बन चुके हैं। जीएसटी में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स के निर्धारण की जिम्मेदारी अब जीएसटी काउंसिल की हो गई है। यह काउंसिल समय समय पर होने वाली समीक्षा बैठकों में इन टैक्सेस की समीक्षा करती है और आवश्यकता समझने पर उनमें बदलाव भी करती है। निष्कर्ष यह है कि बजट में वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में टैक्सेस की घोषणा नहीं होती। हालांकि कस्टम ड्यूटीज और पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले टैक्स जीएसटी से बाहर होते हैं, तो इनके बारे में टैक्स रेट की घोषणा जरूर बजट में होती है। रेलवे डिपार्टमेंट आज़ादी के पहले से ही भारत सरकार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग रहा है। लंबी दूरी के सफ़र
या सबसे बड़ा माध्यम इसकी उपयोगिता को देखते हुए पूर्व वर्षों में इसका अलग से बजट पेश होता रहा। 2017 के बजट से यह परंपरा खत्म हो चुकी है। अब रेलवे बजट को सामान्य बजट का हिस्सा बना दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे रक्षा, वाणिज्य यानी कि डिफेंस, कॉमर्स या सभी विभागों के बजट कॉमन बजट का हिस्सा होते हैं। और हाँ, नए बजट में आपको नई ट्रेनों या स्पेशल ट्रेन के बारे में घोषणा भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इसे रेलवे डिपार्टमेंट की चालू प्रक्रिया में डाल दिया गया। रेलवे डिपार्टमेंट जरूरत और क्षमता के हिसाब से साल में कभी भी नई ट्रेनों या स्पेशल ट्रेन चलाने के संबंध में घोषणा और उन पर अमल कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारें भी अपने अलग अलग बजट हर साल पेश करती हैं, क्योंकि लोगों को आमदनी पर लगने वाले टैक्स, आयकर का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और जीएसटी के बाद राज्य सरकार इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं तय करती है। इसलिए लोगों में राज्य के बजट को लेकर केंद्रीय बजट जैसी उत्सुकता नहीं रहती है। यूनियन बजट की तरह व्यापक डिस्कशन का हिस्सा भी ये नहीं होती। हालांकि राज्य सरकारें अब भी लिक्विड पर टैक्स का निर्धारण करती हैं, इसलिए यह उन्हीं के बजट का हिस्सा होता है। राज्य सरकारें ही निगम करों यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस का निर्धारण करती हैं। राज्य सरकारें अपने बजट में सड़कों का निर्माण व रखरखाव, बस परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, भूमि विकास, सिंचाई वगैरह भी राज्य सरकारों के अधिकार में होते हैं। इसलिए राज्य सरकारें इन सबको अपने बजट में शामिल करती हैं। बजट दो प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट और पूंजी बजट, यानी कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में सरकार के रेगुलर एक्सपेंसेस का आकलन किया जाता है, जैसे कि कर्मचारी का वेतन, रेलों का संचालन, सुरक्षा खर्चे, दूतावास खर्चे, रक्षा तैयारियां वगैरह। लोन पर ब्याज का पेमेंट भी राजस्व विभाग खर्च में शामिल किया जाता है। सरकार इन खर्चों को टैक्सेस से इकट्ठा करती है। टैक्स से जो आमदनी होती है उसे उस साल के सरकारी खर्चों में लगाया जाता है। सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू बजट आवश्यक होती है। राष्ट्र के निर्माण में कैपिटल बजट का उपयोग किया जाता है। इस बजट के तहत सरकार दीर्घकालिक बुनियादी परियोजनाओं का हिसाब लगाती है, जैसे कि सड़कें, रेल मार्ग, बांध, ब्रॉडबैंड केबल्स वगैरह। इन प्रोजेक्ट्स पर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हें पूंजी व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनके अलावा शेयरों, कंपनियों, लोन्स वगैरह पर होने वाला इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह होता है। इन पूंजीगत खर्चों के लिए धन की व्यवस्था सरकार या तो पूंजी संपत्तियों को बेचकर करती है या फिर उधार लेकर। जब सरकार अपना अगला वित्तीय वर्ष पूरा करने की स्थिति में नहीं होती तो यह अपना पूर्ण बजट पेश नहीं करती। इसकी बजाय वह अल्पकालिक बजट यानी शॉर्ट पीरियड बजट पेश करती है। इस शॉर्ट पीरियड के प्रावधान तब तक के लिए लागू होते हैं जब तक कि अगली सरकार अपना पूर्ण बजट पेश नहीं करती। इसे अंतरिम बजट कहते हैं। आमतौर पर अतिरिक्त खर्चों के लिए सप्लीमेंट्री बजट फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस भी पेश होता है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएट बिल भी पेश होता है। आमतौर पर हर विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास करना होता है, उसके बाद ही विधेयक लॉ बन पाता है। लेकिन पैसे कौड़ी के मामले में इसमें छूट दी जाती है ताकि लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग राय होने पर देश का सिस्टम ठप न हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे टकराव के चलते अमेरिका की सरकार कुछ दिनों के लिए ठप हो गई थी। हमारे यहाँ इसकी संभावना ही खत्म कर दी गई है। अगर कोई विधेयक पैसों से जुड़ा होगा यानी कि मनी बिल होगा तो लोकसभा से पास होने के बाद इसे पार्लियामेंट से पास मान लिया जाता है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के मामले में भी यही होता है। इन्हें राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं होती। हालांकि बजट के सभी पहलुओं पर राज्यसभा में बहस उतनी ही जोरदार होती है। लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति
दोनों बिल को अपनी अप्रूवल देते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से नए बजट के प्रस्ताव लागू हो जाते हैं। साल भर में संसद के 3 सेशन होते हैं, पहला बजट, दूसरा मानसून और तीसरा सत्र। इन तीनों सत्रों में सबसे लंबा और सघन सत्र बजट सेशन होती है। बजट पर सामान्य चर्चा के बाद संसद को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सांसद बजट प्रस्ताव को अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। वैसे भी बजट की सरकारी भाषा को समझना कोई आसान काम नहीं। जब 1 महीने के लिए संसद को स्थगित किया जाता है, उसी समय संसद की स्टैंडिंग कमेटीज अपने अपने क्षेत्रों के बजट प्रस्ताव पर गहन चर्चा करती हैं। इसे समितियां तय वक्त में अपने सिफारिशें सरकार को देती हैं। हालांकि सरकार के लिए इनकी सिफारिश मानना जरूरी नहीं है। चूँकि 1 अप्रैल से बजट प्रस्ताव को लागू करना होता है, इसलिए सरकार उसके पहले वित्त और विनियोग विधेयकों को पास करा लेती है। इन विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग होती है। ये वोटिंग हर बजट प्रस्ताव के लिए अलग अलग होती है। यानी अगर लोकसभा चाहे तो किसी प्रस्ताव को गिरा भी सकता है। हालांकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होने की वजह से बजट के प्रस्ताव पास हो जाते हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के पास होते हैं। राष्ट्रपति तुरंत इसे अपनी मंजूरी दे देते हैं ताकि बजट प्रस्ताव समय पर लागू हो सके।